हरियाणा में सीएमओ की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब सीएम से मिलने वालों को कई सुरक्षा चरण करने होंगे पास। हरियाणा कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। दिल्ली पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। जारी हो सकती है कांग्रेस संगठन की लिस्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान, ढिलाई बरती तो जरूर आएगी तीसरी लहर। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में किया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। और हरियाणा सरकार की अच्छी पहल, किसानों के अब मोबाइल ऐप आएगा काम। किसान घर बैठे किराए पर ले सकेंगे कृषि यंत्र। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना गया नहीं है, खतरा मंडरा रहा है। अगर पहले की तरह ढिलाई बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अब जरूरी हो चुका है कि हर व्यक्ति वैक्सीन का टीका लगवाए। उसके पहले राव इंद्रजीत सिंह ने नागरिक अस्पताल में 500 एमएलपी वाले ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने संक्रमण के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में लगे अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की और कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में लोगों की जान बचाने के लिए किसी चीज की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कम वैक्सीनेशन वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियां फैली हुई थी, जिसकी वजह से टीकाकरण का काम गति नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्य गति पकड़ने लगा है। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत रही। नल्लड़ जैसे स्थान के ऊपर भी 13-13, 14-14 वेंटिलेटर पड़े रहे, लेकिन उनके चलाने वाला ट्रेंड बंदा नहीं मिल पाया। यही और ज़िलों के अंदर भी कई जगह ऐसी हुई। तो इसको पूरा करने के लिए आज के दिन ट्रेन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो 3rd ईयर के स्टूडेंट हो MBBS के या 2nd ईयर के हों, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले समय भगवान ना करे कि तीसरी वेव आए तो इस तरह की किल्लत ट्रेंड पर्सनल की ऑक्सीजन प्लांट, ICU प्लांट चलाने के लिए शायद ना हो। देखो, हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन की पहले तो लोगों को डर था, भय था। कई तो लोग यूँ कहते हैं कि अगर हम लगवा लेते हैं तो शायद नपुंसक हो जाएंगे। कोई कहता था कि हम बीमार हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत लेट शुरू हुआ। अमेरिका के अंदर जहाँ लोग न केवल समर्थ हैं लेकिन हमारे से अपने आप को बुद्धिमान ज़्यादा समझते हैं, वहाँ पर भी जब वैक्सीनेशन की तादाद और पूरी उपलब्ध है उनको पास वैक्सीन, वो भी हमारे से कई गुना पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज के दिन हमारे को ऑक्सीजन की वैक्सीन की कमी आने देगी सरकार। आने वाले समय के अंदर पूरे तौर के ऊपर सारी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट करने की कोशिश में है। ये डेवलपिंग प्रोसेस है। पहले तो उन्होंने सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को लगवाए, उसके बाद 60 साल के ऊपर को लगवाए, फिर 45 साल के ऊपर को लगवाए, अब 18 से और 45 साल के लोगों को लगवाने लग रहे हैं। उसके बाद बच्चों को लगवाने शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे ये डेवलप होने लग रहा है। आज सबसे ज़्यादा संख्या है वो हमारी 18 से 45 साल वाले के लोगों की है। और हम यूँ नहीं कह रहे कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर वैक्सीन्स हैं। किसी भी मुल्क चाहे कितना ही समृद्ध हो, इस तरह का संक्रमण कहीं पर भी हो रहा है तो उनके काबू में नहीं आ रहा है। हमने तो 2 महीने में काबू कर लिया। अमेरिका में काबू नहीं आ रहा, इंग्लैंड में काबू नहीं आ रहा, रशिया में नहीं काबू आ रहा, इजराइल छोटी सी पॉपुलेशन सब वैक्सीनेट हो गए, वहाँ पे भी काबू में नहीं आ रहा वैक्सीनेशन के बावजूद। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की जनता ने और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। भगवान करे कि आगे हमारे
सामने तीसरी वेव ना आए और जितनी जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन हो सकती है सभी के लिए, उसके लिए प्रबंध बनते रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधिकारियों को गांधी मेमोरियल हॉल करनाल के सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी मेमोरियल हॉल का सौंदर्यीकरण करनाल के इतिहास पर आधारित थीम पर किया जाए, ताकि नागरिकों को करनाल के गौरवशाली इतिहास के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि करनाल महाराजा कर्ण की नगरी है, ऐसे में थीम महाभारत कालीन इतिहास की जानकारी दर्शाने वाली होगी तो और ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि करनाल और इसके आसपास के 134 ऐसे महाभारत कालीन स्थान हैं जिनकी जानकारी मेमोरियल हॉल में अवश्य होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इसके लिए आवश्यकता पड़े तो आसपास के स्थलों को अधिग्रहित करने के लिए कार्य योजना अमल में लाई जाए। स्मार्ट सिटी करनाल के अधिकारियों की तरफ से इस अवसर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पे रोल पर रखने का वायदा किया हुआ है और इसे पूरा किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अभी तक लगभग 2800 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पे रोल पर रखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कर्मचारियों के दस्तावेज पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे निर्धारित मापदंडों के तहत इन कर्मचारियों को पे रोल पर रखा जाएगा। और इसी कड़ी में विज ने अंबाला में 113 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पे रोल पर रखे जाने वाले स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे। आपको बता दें, इसके पहले नगर परिषद अंबाला छावनी के तहत 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को मार्च 2021 में पे रोल पर रखा गया था। हमारी सरकार ने वादा किया था कि जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम पालिका रोल पर लेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। जैसे जैसे इनके पेपर्स तैयार होते जा रहे हैं, सारे हरियाणा में लगभग 2800 लोगों को अभी तक हम ऑन रोल ले चुके हैं। आज अंबाला छावनी की नगर पालिका के 113 लोगों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अब इनको सारे सरकारी भत्ते मिलेंगे, सारे सरकारी बेनिफिट, वो अब उसके लिए ये एंटाइटल्ड हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन है कि सारी जिंदगी ये लोग कच्चों में काम करते रहे। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी है उसे जल्द ही पूरा किया जाए। उन्होंने इससे जुड़े सभी विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शे के माध्यम से अवलोकन किया और बारीकी से अध्ययन करने के बाद अधिकारियों को टाइमलाइन देते हुए तय समय में सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि नांगल चौधरी में इस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा बढ़ेगा। यह हब क्षेत्र के चहुमुखी विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फरीदाबाद विधानसभा से तोड़फोड़ के मामले पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें विधानसभा में किए जा रहे और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया, तो साथ ही साथ निगम में भ्रष्टाचार का खात्मा और लोगों को विकास से वंचित न रहने पर चर्चा की। नीरज शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दे उठाती रहेगी। ये जो भाजपा सरकार फरीदाबाद में नैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है। मैंने इससे पहले 2 बार पोस्टरों पे छापे मारे, जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई। इसी कड़ी में एक एरिया से और शिकायत आ रही थी, वहां पर भी मैं गया। नगर निगम के जेई और पार्षद शराब पीते हुए और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद उन पार्षदों ने
मेरे निजी घर के खिलाफ शिकायत लगाई रिटर्न में, और सरकार ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो ये जांच कर ले कि ये मकान मेरा भी है कि नहीं है। मैं तो पहले कह रहा हूँ सरकार को जांच तो करनी चाहिए थी। कोई हमें नोटिस देते, ऑर्डर देते, सरकार को लगता है कि ये मुंडेर गलत बनी हुई है, हर किसी के घर के बाहर बनी रहती है, नगर निगम में नोटिस देती कि साहब ये गलत है, हम जवाब देते और उसके बाद तोड़ देते। आज 24 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन आपको एकाएक याद आ गई। जब पंडित जी यहाँ बैठे थे नाली के ऊपर, भैया पुलिया तो ऐसे फरीदाबाद में कौन सी गली है जिस पुलिया पे नाली नहीं बनी हो, और वो नाली सरकारी बना रही है। मैंने तो बनाई नहीं है पुलिया उसके ऊपर, नाली के ऊपर, फिर तो आप अपने घरों में कैसे घुसेंगे। कोई गली वाला शिकायत कर रहा होता तो बात समझ में आती। मैंने जो रंगे हाथों नगर निगम के अंदर शराब की बोतलें पकड़ी, आइस क्यूब पकड़े, आइस बकेट पकड़े, फ्रिज पकड़ा, एसी पकड़ा, आज तक नगर निगम ने 2 शब्द ये तक लिख के नहीं दिए कि सरकारी प्रॉपर्टी में ये सब चीजें। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बीच खींचतान बढ़ने के साथ ही पार्टी में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों की सूची अब कभी भी जारी हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान संगठन गठन की प्रक्रिया किसी सूरत में लटकाने को तैयार नहीं है। पूरे घटनाक्रम के बीच कुमारी शैलजा दिल्ली पहुंची। शैलजा ने कहा कि संगठन की सूची तैयार हो चुकी है और यह जल्द ही जारी हो सकती है। पूर्व सीएम हुड्डा समर्थक विधायकों के बाद प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शनिवार दोपहर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। शैलजा ने वेणुगोपाल से करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सिर्फ इतना कहा कि संगठन की सूची तैयार है, हाईकमान को इस पर फैसला लेना है। शैलजा ने कहा कि संगठन में कांग्रेस के लिए समर्पित किसी भी कार्यकर्ता या नेता की अनदेखी नहीं होगी। उन्होंने सभी को साथ में लेकर संगठन की सूची तैयार की है। संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं से बनेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान की सीधी बिजाई पर कम पानी, पैसा और आधा श्रम लगता है और सबसे बड़ी बात लेबर यानी कि श्रमिकों की जरूरत नहीं होती। सीधी बिजाई पर तो हींग लगी, ना फिटकरी रंग चोखा का चोखा। वहीं विभाग का दावा है कि इन्हीं फायदों के चलते सीधी बिजाई लक्ष्य से दुगने आंकड़े तक पहुंची है। प्रगतिशील किसान रवि कुमार ने बताया कि सीधी बिजाई से 35% पानी की बचत, खर्चा कम और पैदावार अच्छा होती है। कृषि विभाग के एसडीओ शशिपाल मानते हैं कि धान की सीधी बिजाई से लाभ है और सबसे ज्यादा पानी की 1/4 तक बचत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर प्रोत्साहन देती है और लक्ष्य से दोगुने किसान सीधी बिजाई कर रही है। इसका ये बेनिफिट है, जैसे कि जो हमारी ये होती है कब्जे वाली जीरी होती है, इससे कम पानी आता है इसमें, मतलब 30-35% पानी की बचत हो जाती है और इसमें और खर्चा भी मतलब कम रहता है। मतलब उससे तो बेनिफिट है। मतलब अगर पैदावार की बात करें तो पैदावार अभी पहली बार लगाई है, देखते हैं पैदावार कितनी निकलती है। लेकिन जितने भी लोगों ने लगाई है सुना है अच्छी पैदावार दे देती है, मतलब 28 क्विंटल से 30 के लगभग 27 क्विंटल भी दे देती है। धान की सीधी बिजाई है उसका किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आज के टाइम में ना तो लेबर मिल रही है किसान को और ना ही पानी मिल रहा है। जैसे अभी मौसम चला हुआ, आप देख ही रहे हैं, जहाँ गर्मी पड़ रही है और किसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पानी को खड़ा कर सके। जब तक बारिश नहीं होती पानी को खड़ा करना बहुत, तो ऐसे समय में धान की सीधी बिजाई किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी की 20 से 25% की बचत होती है। दूसरा, जो यहाँ पर पानी को खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ट्रांसप्लांटेड राइस के अंदर कम से कम 15 से 20 फीट पानी खड़ा रखना पड़ता है, वो कंडीशन सीधी बिजाई में नहीं है। दूसरा, सीधी बिजाई के अंदर किसान को ज़्यादा दिनों तक एक तो पानी नहीं खड़ा रखना पड़ता, दूसरा इसके अंदर बीमारियां और जो दूसरी ट्रांसप्लांटेड राइस में समस्याएं ज़्यादा आती है वो इसके अंदर कम आती है। सीधी बिजाई के लिए कंडीशन है कि किसान को पहले खेत को समतल करना है लेजर लेवलर के द्वारा, उसके बाद उसके अंदर 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। डालने के बाद जैसे हम पानी नर्सरी में देते हैं ऐसे शुरू में पानी देना, उसके बाद में अगर ज़मीन मॉइस्ट मतलब से मॉइस्चर भी रहे तो पानी खड़ा ना रहे, तब भी उसकी फसल पक जाएगी।
हरियाणा के पलवल में एक महीने पहले अपने परिवार से बिछड़े 70 वर्षीय बुजुर्ग को स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद उसके परिवार से मिलवाने में सफलता हासिल की है। बिछड़े हुए बुजुर्ग से मिलने के बाद परिवार वालों ने स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया। स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम से एएसआई संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जिसका नाम गिरिराज है, वह बांसवा गांव का रहने वाला है, जो कि शुगर की बीमारी का मरीज है और एक महीने पूर्व वह गांव से शुगर की बीमारी की दवाई लेने जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण कोकिलावन जा पहुंचा, जहां उसे अपना घर आश्रम द्वारा आसरा दिया गया। इसके बाद जब उन्हें बुजुर्ग के परिजनों का पता नहीं लगा तो उन्होंने उसे भरतपुर स्थित अपने घर आश्रम में भेज दिया। तकलीफ थी, वो दवाई लेने के लिए गए थे और उसके कोई ऐसा दिमाग में चक्कर बना और वो वहाँ भरतपुर जा पहुँचे। वहाँ से कोई फ़ोटो वोटो आया था क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच वालों ने हमारे सरपंच को गांव में फ़ोटो भेजा है। उस फोटो से सरपंच साहब ने पहचान की। जब इन्होंने टीम बुलाई थी, क्राइम ब्रांच की टीम बुला के हमारे घर ले गए थे, तकदीर करी। हमने अपने चाचा पहचाने थे। जब इन्हों को गाड़ी में लेके गए क्राइम ब्रांच वालों को, जब वहाँ से हमारे चाचा को ही लेवा के लाए। इन्हों का बड़ा बड़ा धन्यवाद मानते हैं। हमारा चाचा हमें वापसी मिल गया। हम बड़े परेशान थे, बहुत दिनों से हम चाचा जी को अपने को ढूंढ रहे थे। ये बुजुर्ग आदमी अपने गांव से दवाई लेने के लिए आया था, शुगर पेशेंट है और होटल के लिए आया था घर से कह के, लेकिन ये अपने दवाई रास्ता भटक गया। तो रास्ता भटक के ये कोसी पहुंच गया। कोसी किसी समाज सेवी ने इसको आश्रम में वो कर दिया। वो आश्रम वहाँ पे कोसी में छोटा था, उन्होंने जो ट्रांसफ़र इसका भरतपुर कर दिया। भरतपुर आश्रम से इनका मेरे पास फोटो आया है। तो उन्होंने हरियाणा में सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर चिंतित है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस सत्र में दाखिला नहीं लिया। सत्र को शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं। इस खबर के सार्वजनिक होने के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बच्चों की तरफ से स्कूल छोड़ने की आशंका व्यक्त की और जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि वो प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठक कर इसकी वजह का पता करें। इतने छात्रों ने अचानक से किस वजह से एडमिशन नहीं लिया, इसे लेकर अलग अलग तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बताया कि 2021-22 सत्र के लिए उनके पास 17 लाख से ज्यादा बच्चों ने दाखिला लिया। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 12,51,000 बच्चों के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। हरियाणा के नूंह जिले के पोहाना ट्रक मार्केट के पास संदिग्ध हालत में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। खबर मिलते ही मौके पर पुन्हाना पुलिस पहुंची। पुन्हाना सिटी चौकी प्रभारी हरदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक की गर्दन कटी हुई मिली है। पुलिस के मुताबिक मृतक की डेड बॉडी को देखकर लगता है कि उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। बढ़िया आदमी। कितने बच्चे थे? इसके 5 बच्चे, 2 लड़की 3 लड़का। तो कार्रवाई सख्त तो सख्त करी जाए। मैं 2-3 को बढ़िया सजा मिले है। उसको सजा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रह गए थे उसके 3, 2 लड़की की शादी कर दी थी। तो उम्र इसकी करीब 38-40 के आसपास। तो ना गाँव में बढ़िया अच्छी भी ठीक ही। वैसे पोस्टमार्टम कराने के बाद जब पता लगे, अभी तो ध्यान नहीं हुआ, सरकार नहीं दी तो क्या होगा, उसके बाद कार्रवाई हुई। सर मृतक कहाँ का रहने वाला है? छोड़ का रहने वाला। तो पुलिस अब तक आई सर? ये पता लगे भाई एक डेड बॉडी पड़ी है, तो उसके बाद में पता चला ये बिछोड़ का था। पता लगेगी इंक्वायरी करने के बाद क्या था। मिटता बचता है। हाँ, गर्दन पे चोट के निशान। डेड बॉडी। हरियाणा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य के लिए बिजली के क्षेत्र में 1 जुलाई का अहम दिन रहा। इस दिन राज्य के गठन के बाद से अब तक सबसे ज्यादा बिजली की खपत और अधिकतम लोड दर्ज किया गया। बिजली मंत्री ने बताया कि हरियाणा के गठन के बाद यह पहली बार राज्य में 2576.88 लाख यूनिट रिकॉर्ड बिजली की खपत हुई, जबकि 11,732 मेगावाट का लोड दर्ज किया गया। इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गुरुग्राम में बिजली की मांग में 34% का इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल गुरुग्राम में अधिकतम मांग 1,147 मेगावाट थी, जो कि कल 1,534 मेगावाट थी। उन्होंने कहा, हरियाणा में बिजली की कोई कटौती नहीं है
और बिना किसी रुकावट के निर्धारित समय के अनुसार लोगों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने एक बार फिर से अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सरकार के मंत्री लगातार योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के पर्यटन एवं वन मंत्री ने कंवरपाल गुर्जर ने सरस्वती नदी की साइटों का निरीक्षण किया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गुर्जर ने बताया कि सरस्वती रिवर फ्रंट में अब साल भर निर्मल जल बहेगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड सरस्वती के लिए विकास के लिए बहुत से काम कर रहे हैं और अभी हमारी इस प्रकार की भी योजना है कि सरस्वती का जो जल है वो 12 के 12 महीने चलना चाहिए। इसके लिए हम ऊपर एक बांध भी बनाने लग रहे हैं, लेकिन उस सारे में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा एक प्रयास यहाँ पर भी है और एक अच्छा पर्यटक स्थल यहाँ बने और यहाँ कुछ जितना ये है हमारे पास उसमें हम सोचते हैं कि एक हम ट्यूबवेल से ही पानी भर देंगे उसमें और यहाँ बोटिंग वगैरह हो, अच्छा यहाँ से दृश्य हो। हरियाणा में एक दिन में 76 नए मरीज मिले हैं। 11 मरीजों की मौत हुई है तो साथ ही 148 मरीज ठीक भी हुए। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से सटे गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में 99% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 1120 मरीज एक्टिव रहे हैं। तो वहीं हिसार के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में 24 घंटे में ब्लैक फंगस से पीड़ित 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक यहां 95 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। मोबाइल फोन को सूचना क्रांति की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। अपनी उपयोगिता के कारण आज ये हर व्यक्ति के जेब में मौजूद है। जीवन के तमाम क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता साबित करने के बाद अब ये कृषि से जुड़े कामों में काफी मददगार साबित हो रहा है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर साल सीआरएम और विभिन्न स्कीम के अंतर्गत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर को कई तरह के कृषि यंत्र और मशीनें अनुदान पर मुहैया करवाई जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की सुविधा के लिए फार्मर्स के नाम से विकसित किया गया मोबाइल ऐप जरूरतमंद किसानों तक इन मशीनों को पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। किसान गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करते हुए अपना पंजीकरण कर सकते हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मोबाइल ऐप की सहायता से किसान भाई घर बैठे अपने जिले और 150 किलोमीटर तक के कस्टम हायरिंग सेंटर का पता, उनके पास उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची, किराया सूची की जानकारी ले सकते हैं और बुकिंग भी करवा सकते हैं। अपनी बेटियां किसी से कम नहीं, इस कसौटी पर करनाल की बेटी 22 वर्षीय संजोली बैनर्जी ने खुद को बखूबी से साबित किया है। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों और मानव जीवन को बेहतर बनाने से जुड़े प्रयासों के लिए संजोली को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय द डायना अवार्ड हासिल हुआ है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए आपको बता दें 12 सदस्यों द्वारा इनका चयन किया गया। लंदन में होने वाले सम्मान समारोह में प्रिंसेस डायना के दोनों पुत्र द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और द ड्यूक ऑफ ससेक्स भी शामिल होते हैं। पुरस्कार प्रतिवर्ष बर्मिंघम पैलेस में दिया जाता है, लेकिन इस बार कोविड के कारण आयोजन वर्चुअल मोड पर हुआ। डायना अवार्ड के सीईओ टेसी ओजो ने संजोली को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस उपलब्धि से वे अन्य युवाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करेंगी। संजोली की छोटी बहन अनन्या भी सामाजिक कार्यकर्ता है। मां गगन और पिता मिहिर बैनर्जी शिक्षक हैं। संजोली भविष्य में भारत का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में करना चाहती है। उधर हरियाणा में फतेहाबाद के योगनगर इलाके में बिजली निगम की ओर से बिजली चोरी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में नगर परिषद की पार्षद प्रतिनिधि महेश मक्कड़ के घर बिजली निगम ने पकड़ी बिजली की चोरी, जिसमें बिजली के खंभों से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए मक्कड़ पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनपी न्यूज।